बात करते हैं राजकीय चिन्हों की। किसी किसी एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है प्रतीक राज्यों की, राज्य में कि राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक लाइन में आते हैं। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो किसी और राज्य का आप क्लिक करके आ जाते हैं वहाँ से। तो राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह में एक वृत्त है, मतलब गोला, और उस वृत्त में दो मछलियां हैं और एक तीर और एक धनुष है। दो मछली, एक तीर, एक धनुष। ठीक है। इसके बाद में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि राजकीय पशु क्या है। तो राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च कह सकते हैं। सारस या क्रॉन्च। देखिए ये सब दो दो शब्द में हैं, लेकिन आपके लिए 2 नंबर और 2.5 नंबर की कीमत रखते हैं। ठीक है, तो इनको आप कई बार रिवाइज करके पढ़ लीजिए, ताकि अगर इनसे क्वेश्चंस आ जाए तो कम से कम ये तो गलत ना होने पाए। अब जिस राज्य में है उस राज्य के राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु या राजकीय पक्षी, इनसे प्रश्न ना गलत होने पाए। राजकीय पुष्प पलाश या टेसु है। देखिए ये क्वेश्चन शायद ना पूछे कि क्या है, लेकिन ये पूछ सकता है कि राजकीय पुष्प को कब स्वीकृति मिली है। तो ध्यान रखिएगा कि इसको 2011 से राजकीय पुष्प माना गया है। ये ईयर ध्यान में रखिएगा, 2011 से ये स्वीकृत किया गया, इससे पहले नहीं था। राजकीय वृक्ष पूछता है, वृक्ष अशोक। ध्यान रखिएगा कि अशोक चूंकि अपने नाम और इतिहास की वजह से काफ़ी चर्चित वृक्ष है, खासकर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये तो आप सब समझ रहे होंगे किस तरह से जुड़ा है। तो आमतौर पे लोग क्या करते हैं कि उनके दिमाग में ये पहले से मान्यता है कि इतना चर्चित है अशोक का वृक्ष, कभी कभी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी मार देते हैं। ऐसा नहीं, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम था और उसमें एक कैंडिडेट ने राजकीय पुष्प की जगह इसको अशोक को छोड़ करके किसी और वृक्ष पे क्लिक किया था। और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने बताया कि अशोक तो राष्ट्रीय वृक्ष है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है फिर आप लोगों को भी बता दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की कन्फ्यूजन में आप भी हों। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। राजकीय खेल हॉकी है और राजकीय भाषा राजकीय खेल हॉकी है। राज्य की जो भाषा है, मुख्य भाषा, वो हिंदी है। 1947 से हिंदी है। हिंदी राजकीय भाषा कब बनी? 1947 में। और दूसरी एक भाषा 1989 में भी राज्य में शामिल किया गया, इसमें उर्दू को। ये कब शामिल किया गया? 1989 में। तो ये 2 भाषाएं हैं जो राजकीय भाषा है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप हिंदी बेल्ट में हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, तो आप पहला हिंदी तो आप बिना सोचे समझे भी कह सकते हैं कि चलो हिंदी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत से लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि फिर राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। ऐसा कुछ नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। ठीक है, वह अनुसूची में शामिल किया गया है। जितनी भाषाएं, उसमें आप किसी भी भाषा को राष्ट्रीय कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज का होना और नेशनल लैंग्वेज का होना, दोनों में फ़र्क होता है। वो बात अलग है कि हम हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, विदेशों में भी पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो चूँकि भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है भारत देश में। और आपको पता होगा कि जो राज्य पुनर्गठन हुआ था
वो राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही हुआ। न जाने कितने आंदोलन हुए और न जाने कितनों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ भाषा के आधार पे अपने राज्य को अलग करने के लिए। तो जिस देश में इतनी ज़्यादा हजारों की संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, उस देश में आप किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे सकते। ऑफिशियल भाषा जरूर आप घोषित कर सकते हैं, तो वो तो हम अंग्रेजी को भी घोषित कर चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है? ऑफिशियल जो लिपि है आप कह सकते हैं, जो लिखावट है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, उसकी जो बात है वो अंग्रेजी है। बाकी जितनी भाषाएं हम संविधान में शामिल हैं उसकी अनुसूचियों में, वो सब भारत की राष्ट्रीय भाषा हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है, इस तरह से राष्ट्रीय भाषा नहीं है हमारे। कारण कुछ और नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा का ना होना सिर्फ एक ही बात की वजह से है कि भाषाई विविधता बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हम किसी एक भाषा को अगर राष्ट्रीय भाषा घोषित करते हैं तो बाकी भाषाएं भाई वो भी भारत के नागरिक हैं और उनकी भी ठीक ठाक संख्या है, तो फिर वही विवाद खड़ा हो जाएगा, भेदभाव की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसा अब चूंकि राज्य में क्या है कि एक राज्य में बहुत होगी तो दो भाषा हो सकती है, तीन भाषाएं हो सकती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, अब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तमिल तो बोलने वाला आएगा नहीं, ना ही कोई कन्नड़ बोल रहा है यहाँ पे और ना ही कोई मलयालम बोल रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में सब हिंदी ही बोल रहे हैं। दूसरी कम्युनिटी है जो कि उर्दू बोलती है, चलिए ठीक है, तो दो भाषाओं को हमने राजकीय भाषा बना दिया, कोई विवाद नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अगर भारत में हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दें तो फिर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत सब विवाद की स्थिति में आ जाएंगे। तो यही वजह है कि राष्ट्रीय भाषा का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि ये कहा गया है कि संविधान की अनुसूचियों में शामिल कर लिया जाए और फिर उनको प्रमोट किया जाए। तो उसमें जो भी हैं 24-25 भाषाएं वो आप संविधान में देखेंगे, ठीक है। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटी है, प्रशासन की जो संरचना है वो कैसी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो विधानमंडल है इसका वो कैसा है, विधानमंडल में 2 सदन है। द्विसदनात्मक विधानमंडल। पहला जो उच्च सदन है जिसमें सीनियर लोग बैठते हैं, यानी वो सदन ही उच्च है, बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें उम्र के हिसाब से लोगों को बैठाया जाता है। उच्च सदन और एक निम्न सदन का मतलब होता है कि जो निम्न सदन है वो विधानमंडल के नज़रिए से छोटा होता है, लेकिन जो उच्च सदन है उसे आप अपने परिवार में कहें तो सीनियर जो भी आपकी फैमिली में हो उसे कह सकते हैं। तो एक विधान परिषद होता है जिसे उच्च सदन कहते हैं, विधान परिषद, उच्च सदन, और विधानसभा यह है निम्न सदन। विधान परिषद के जो कैंडिडेट होते हैं वो डायरेक्टली नहीं चुने जाते हैं, लेकिन जो विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं जिन्हें आपके राज्य में हमारे यहाँ विधायक कहते हैं, तो इनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। और यही सारे विधायक और भी कई कैटेगरी से लोग मिल करके क्या करते हैं, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और विधानमंडल में ये सभी सदस्य बैठ करके एक विधानमंडल का निर्माण करते हैं और अपना एक नेता चुनते हैं जिसे आप मुख्यमंत्री कहते हैं। और इन सब की जो बैठक होती है, अब वो मुख्यमंत्री इन्हीं में से विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों में से अलग अलग विभागों के लिए मंत्री चुनते हैं और फिर एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है राज्य के लिए। कभी एग्जाम में पूछता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है भारत उत्तर प्रदेश में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधायक चुने जाते हैं, तो 404 विधायक होते हैं, ठीक है। 404 विधानसभा संख्या है। इसमें से 403 तो निर्वाचित होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन लड़ते हैं और कंपटीशन में फिर जीत करके पहुंचते हैं वहां पे। 403 प्रत्यक्ष होते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। और जो एक सदस्य होता है उसे मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, वो एंग्लो इंडियन होता है, यानी एक एंग्लो इंडियन प्लस 403
ये मनोनीत सदस्य है, यानी इनको चुनाव नहीं कराया जाता है, इसके लिए इन्हें वैसे ही मनोनीत कर दिया जाता है जो उस समुदाय के सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य हो कोई, और उनको चुन लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो फिर विधान परिषद सदस्यों की संख्या भी पूछ सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं इसमें। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बना ले वो दिल्ली में जाके बैठ सकता है। मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश ये डिसाइड करता है कि दिल्ली में कौन सी सरकार होगी। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यानी दिल्ली में मंत्रिमंडल जो है, जो प्रधानमंत्री का टीम होती है, या आप कह सकते हैं संसद में या पार्लियामेंट में, लोकसभा में 80 मेंबर्स तो अकेले उत्तर प्रदेश देता है और राज्यसभा में 31 मेंबर्स उत्तर प्रदेश से जाते हैं। और सोचिए कि अगर इलेक्शन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य में किसी की गवर्नमेंट अगर बन गई, उत्तर प्रदेश में ढंग का बहुमत मिल गया, तो फिर क्या होगा? फिर पूरे देश में कितने भी क्यों ना गठबंधन हो जाएं, लेकिन जहां ये 80 सीटें रख दी जाएंगी वहां पे सारे गठबंधन फेल हो जाएंगे। और यही वजह है कि सरकारें हमेशा से गई हैं, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना लिया और स्टेबल हो गया, वो केंद्र में पहुंचने में उसे वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सीटें आ जाती हैं एग्जाम में एक लाइन में कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं, या विधान परिषद और विधानसभा सीटें कितनी हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला प्रयागराज। यहाँ पे 12 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं प्रयागराज में। और सबसे कम विधानसभा वाली जो जिले हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। यहाँ कितनी है? 2-2 सीटें हैं। यानी ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 2-2 विधायक होंगे या विधानसभा सदस्य होंगे। लेकिन प्रयागराज ऐसा जिला है जहाँ पे 12 सीटें हैं, यानी 12 विधानसभा मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, अब इसी पॉलिटिकल सिस्टम में देख लेते हैं कि फिर राज्य के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, एग्जाम में पूछता है कि राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ये भी सवाल बनता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती जी। नहीं, मायावती जी तो सर्वाधिक बार मंत्री बनी है उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पहली महिला मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की। तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी उत्तर प्रदेश की।
और ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी हैं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे बने हैं जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री रहे या बने। तो 2 नाम आता है, चौधरी चरण सिंह और जो दूसरा नाम आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 2 मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रधानमंत्री भी रहे। ये सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने। तो इन दोनों में से किसी का भी एक नाम आपको दिया जा सकता है। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू जी हैं। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है।